बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। चैप्टर नंबर 12 हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? वो रास्ता जिस रास्ते को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फॉलो करता है, इख्तियार करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पाथ रास्ते को कहते हैं, फॉलोड करना यानी पैरवी करना। तो वो रास्ता जिसकी पैरवी या जिसको इख्तियार करता है, कौन इख्तियार करता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसके अंदर? जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक सोर्स चार्ज है। अब हम इस टेस्ट चार्ज को जब यहाँ पर रखेंगे तो ये सोर्स चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो ये जो रास्ता जिस पे ये मूव कर रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहेंगे। अच्छा, अगर इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखते हैं, फ़र्ज़ करें, तो ये सोर्स चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी तरफ होगी। अगर इधर रखते हैं तो ये इधर मूव करेगा, रिपल्शन इसको इस तरफ होगी। और अगर इस टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर रखते हैं तो ये वाला सोर्स चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये इस तरफ को जाना शुरू कर देगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं। रेडियली आउटवर्ड क्यों कह रहे हैं? ये देखें, ये अगर हम इसको देखें तो ये पूरा एक सर्कल बन रहा है और ये सर्कल के रेडियस के अलोंग है और ये भी सर्कल के रेडियस के अलोंग है, ये लाइन भी सर्कल के रेडियस के अलोंग है। अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं? ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, याद रखिएगा, इन्फिनिटी लाइंस एक चार्ज पार्टिकल के जो है वो सराउंडिंग में ड्रॉ की जा सकती हैं। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो आइडिया है वो दिया था माइकल फेराडे ने। ना सिर्फ उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया दिया बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट भी उसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये इमेजिनरी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी एंड 3 डायमेंशनल। ये इमेजिनरी भी होती हैं और 3 डायमेंशनल भी होती हैं। अच्छा, इमेजिनरी का मतलब होता है ख्याली, फर्जी। यानी इनको इमेजिनरी क्यों कह रहे हैं, फर्जी क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह यह है कि किसी चार्ज के इर्द गिर्द ये नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनी होती। हम जस्ट ये कहते हैं कि अगर इस चार्ज के करीब टेस्ट चार्ज को, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो वो इस तरफ मूव करेगा, तो उसी लिहाज से हम इस तरफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसी तरह इस यहाँ पर रखेंगे तो इस तरफ मूव करेगा, हम इधर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसलिए ये इन लाइनों को इमेजिनरी या ख्याली लाइनें कहा जाता है। 3 डायमेंशनल क्यों कहते हैं? 3 डायमेंशनल का मतलब होता है जो हर तरफ फैल रही हूँ। तो चार्ज को आप समझ लें एक फुटबॉल, यानी एक छोटी सी सफ़ेयर की तरह है। तो अब उस सफ़ेयर के हर साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आउटवर्ड निकलेंगी अगर वो पॉजिटिव है, और अगर वो नेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। वहाँ पर इनवर्ड क्यों होगी उसकी वजह भी समझ लें। फ़र्ज़ करें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, जहाँ पे मैंने ये कर्सर रखा है, ये पे नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव चार्ज के इस जगह पे हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ को आएगा पॉजिटिव, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इनवर्ट शो करेंगे। यहाँ पर ये नेगेटिव है, फर्ज किया, तो टेस्ट चार्ज को इधर रखा तो ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये इस तरफ को मूव करेगा, तो हम कहेंगे ये इनवर्ट है। इसी तरह यहाँ पर अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज ये नेगेटिव है, तो इस टेस्ट चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा और इसका पाथ टेस्ट चार्ज का इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, इसको हम कहेंगे इनवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें 2 तरह की इंफॉर्मेशन देती हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन देती हैं हमें? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ज़रिए से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर कर लेते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताती है। तो ये मैंने लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड को कहते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब मिकदार, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो मिकदार हमें बताती हैं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी जो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही देती हैं।
उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं पॉजिटिव चार्ज से मैंने ड्रॉ की, ये देखें पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ हैं, आउटवर्ड हैं, बाहर निकल रही हैं। रेडियली आउटवर्ड क्यों कह रहे हैं कि रेडियस के लॉन्ग, अगर आप इसको सर्कल माने तो ये सारी जो लाइनें हैं ये रेडियस के लॉन्ग है, ये भी रेडियस के लॉन्ग, ये भी रेडियस के लॉन्ग, इसलिए हम इन्हें रेडियली आउटवर्ड कहते हैं। और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड हैं, ये देखें यहाँ पर इनवर्ड, ये इनवर्ड, ये इनवर्ड, अप टू सो ऑन। फिर उसके साथ हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी तादाद प्रोपोर्शनल होती है उस एरिया के जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, और सुने। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है एक चीज़ के बढ़ने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे जस्ट ये प्रोपोर्शनल लिखा, डायरेक्टली नहीं लिखा, तो इससे मुराद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। तो ये क्या लिखा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया विच इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है, आप एक एरिया को जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल 90 डिग्रीज के ऊपर रख देते हैं, उसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है यूनिट एरिया में से गुजरने की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या मतलब, यूनिट एरिया कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है इसको यूनिट एरिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया और उसको किसी चार्ज के बिल्कुल उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रख दिया। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, तो उस परपेंडिकुलर यूनिट एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद भी ज़्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम है, स्ट्रेंथ कम है, तो उस परपेंडिकुलर रखे जाने वाले एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद भी क्या होगी, कम होगी। मैं आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप अपने हाथ को वर्टिकल पोजीशन में रखिएगा। अब अपने हाथ में अगर आप दूसरे हाथ से एक उंगली की डायरेक्शन जो है वो अपने हाथ की तरफ करें, उसको पास करवाएं हाथ की हथेली में से। अब अगर एक उंगली आप हाथ के परपेंडिकुलर शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, अगर आप इस उंगली की डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसिडर कर लेते हैं तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। अगर 2 उंगलियां परपेंडिकुलर हो रही हैं, एक हाथ की 2 उंगलियां दूसरे हाथ की हथेली के बिल्कुल परपेंडिकुलर आप शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पहले वाले केस से थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अगर 3 उंगलियां परपेंडिकुलर हैं तो थोड़ी और ज़्यादा होगी, 4। इसी तरह वो कह रहा है कि यूनिट एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी तादाद प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी उतनी यूनिट एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद भी ज़्यादा होगी, और जितनी फील्ड की स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड कम होगी उतनी यूनिट एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद भी कम होगी। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइंस को जो है वो आइडेंटिकल चार्जेस जो हैं पॉजिटिव चार्जेस उनको ड्रॉ किया है। तो ये देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं, ये मैंने आउटवर्ड एरोस शो किए हैं, इसमें भी आउटवर्ड हैं। इन दोनों चार्जेस को जब एक दूसरे के करीब लेकर आए तो ये रिपल्शन की वजह से आपने देखा है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़र नहीं आ रही जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। तो इस जगह को हम कहते हैं न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन उस जगह को कहते हैं चार्जेस के दरमियान जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो, मैग्नीट्यूड या वैल्यू क्या हो, 0 हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं है। स्टूडेंट्स ये पोटेंशियल वाली बात बुक में नहीं लिखी हुई, आप इसको नोट कर लेंगे, ये MCQ बन के आ सकती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 क्यों नहीं है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आगे चल के हमने डिटेल में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है वर्क ओवर चार्ज के, यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो अब यहाँ पर चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं, इधर भी मौजूद हैं, तो इसलिए किसी भी टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये वाली लाइनें किसी हद तक उसको रिपेल करेंगे, उस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जब वर्क होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक डेफिनेशन है। बाकी डिटेल के अंदर हम आगे इंशाल्लाह 2-3 दिन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक आएगा, वहाँ पर डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
तो अगर दो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, फिर भी न्यूट्रल जोन बन जाता है रिपल्शन की वजह से। फर्क सिर्फ क्या पड़ना था कि ये तीर के निशान आउटवर्ड शो किए गए हैं, दोनों नेगेटिव की वजह से तीर के निशान इनवर्ड होते, तो न्यूट्रल जोन बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस वक्त भी जीरो ना होता। अच्छा, उसके साथ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू अपोजिट चार्जेस। एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, फर्ज कर लेते हैं, और चार्ज मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन सेंस में, नेचर में अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और नेगेटिव में जा रही हैं, ये देखें यहाँ पे भी जा रही हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये भी पॉजिटिव से किस तरफ जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, ये हमने शो कर दिया। अब इस तरह की सिचुएशन में सेंट्रल पॉइंट सी, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सी शो किया, इस सेंट्रल पॉइंट पे इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं था, लेकिन इस जगह पर सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो जीरो नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस लाइन है, इधर से निकल रही है और इधर जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे, दो इक्वल अपोजिट चार्जेस के बिल्कुल सेंटर पे, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। अब आप लोग पूछेंगे जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों जीरो है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी एक एग्जाम्पल हमने एक दो दिन बाद सॉल्व करनी, उसमें बिल्कुल यही जो है क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करना है, हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो आएगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। जब हम चार्ज से दूर जाते हैं तो ना सिर्फ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना शुरू हो जाती है बल्कि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह नेगेटिव चार्ज से हम अगर दूर जाते हैं तो यहाँ पर भी इसके पोटेंशियल की जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इसके करीब जो है वो पॉजिटिव चार्ज है वो +20 वोल्ट था इस जगह पर करीब, और इधर -20 वोल्ट था। अब जब हम यहाँ पर आए इस जगह पर तो इस चार्ज का पोटेंशियल +20 वोल्ट से कम हो गया, फर्ज कर लें +10 वोल्ट रह गया, क्योंकि फासला बढ़ने से पोटेंशियल कम हो जाता है। जिस तरह बल्ब से आप दूर जाएं तो उसकी रोशनी कम होती जाती है, इस तरह चार्ज से दूर जाएं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों कम होते जाते हैं। अच्छा, इधर भी यहाँ पर -20 था, तो जैसे जाएंगे मैग्नीट्यूड के एतबार से ये कम होता रहेगा, यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड -10 हो जाएगी। अब ये +10 और ये -10 दोनों ऐड होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बहरहाल ये अभी आपको ज़्यादा सही समझ नहीं आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ एग्जाम्पल भी है, टेक्स्ट बुक में दी हुई है, हम उसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ अब ये जहन में रख लें कि अपोजिट चार्जेस के दरमियान सेंट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बतानी है कि चार्जेस, ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जुड़ी हुई मीन करीब करीब हैं, ये करीब करीब हैं, बिल्कुल करीब करीब। तो इस इलाके में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज़्यादा है, इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ आप कह लें वो ज़्यादा है। लेकिन यही दो फील्ड लाइंस यहाँ पर ले जाएं तो यहाँ पर ये वाली फील्ड लाइन और ये वाली फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर चली गई हैं, इनका दरमियानी फासला बढ़ गया। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हो जाती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कम हो जाती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज़्यादा होती है। तो किसी भी चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज़्यादा और जैसे जैसे दूर जाएँ इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कम होती है। अच्छा, एक और पॉइंट, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व हो, जिस तरह ये दिखाई गई है, ये कर्व लाइन है। अब कर्व लाइन के किसी एक पॉइंट पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट ऐसी सीधी लाइन को कहते हैं जो किसी एक कर्व लाइन या कर्व सरफेस के एक नुक्ते में से पास कर जाए। तो ये टेंजेंट लाइन है, ये जो ब्लैक कलर से शो की ये टेंजेंट है, ये एक नुक्ते में से पास कर रही है, स्ट्रेट लाइन है। इस कर्व लाइन के एक नुक्ते से पास करने वाली इस स्ट्रेट लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। तो कर्व, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व हों तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और टेंजेंट को डायरेक्शन किस तरफ देते हैं? अगर आपने पॉजिटिव चार्ज के करीब टेंजेंट ड्रॉ किया जिस तरह यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन अवे देंगे, और अगर आपने टेंजेंट नेगेटिव चार्ज के करीब दिया है, ड्रॉ किया है, जिस तरह यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो आप इस टेंजेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ शो करेंगे।
ये टेंजेंट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो कर रही है, यहाँ पर भी शो कर रही है। अच्छा, उसके साथ हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इक्वली स्पेस्ड होती हैं ऑलमोस्ट, ये मैंने यहाँ पर कोशिश की है, इनका दरमियानी फासला तकरीबन क्या है, सेम है, यानी जितना यहाँ पर है ये थ्रू आउट सेम है, जितना यहाँ पर है थ्रू आउट क्या है, सेम है, जितना यहाँ पर है थ्रू आउट इस डायरेक्शन में क्या है, सेम है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में स्ट्रेट हों और उनका दरमियानी फासला कम या ज़्यादा ना हो रहा हो, तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म है, यानी इस जगह पर किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत आप देखेंगे तो वो सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो अब हम समरी इसकी देख लेते हैं। समरी में हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्जेस से निकलती हैं और उनका इख्तिताम नेगेटिव चार्जेस के ऊपर होता है। फिर द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हम फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो उन पॉइंट्स पे हम टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो ये टेंजेंट लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या शो करती हैं, डायरेक्शन को शो करती हैं। फिर उसके बाद हमने कहा the lines are closer where electric field is strong and are farther apart where the electric field is weak। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज़्यादा होती है, जहाँ पर एक दूसरे से दूर चली जाती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कम हो जाती है। जिस तरह इस इलाके में ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से करीब करीब हैं, ये देखें ये और ये करीब करीब हैं, लेकिन यहाँ पर जाकर ये वाली और ये वाली दूर हो गई हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज़्यादा होती है वहाँ पर, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कम होती है। उसके साथ है फिर हमने कहा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। दो लाइनें जिस तरह यहाँ पर मैंने शो किया या यहाँ पर आप देख लें, ये दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हुई जा रही हैं, तो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे जिस तरह मैंने किए। अगर आप इस कर्व को बेस माने और टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये मैंने पिंक कलर में टेंजेंट ड्रॉ किया वो इस तरफ बनता है। अगर आप इस कर्व के एतबार से टेंजेंट ड्रॉ करें इस नुक्ते के ऊपर इस पॉइंट पे, तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन इस तरफ है। अब इस एक नुक्ते के ऊपर जहाँ पे ये लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस भी क्या होगी, दो हो गई। तो इसका मतलब ये है अगर दो लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक जगह पर एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज़्यादा यानी दो डायरेक्शंस हैं। तो याद रखिएगा किसी भी वेक्टर की एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक डायरेक्शन हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम कहते हैं नो टू लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इफ़ दे क्रॉस ईच अदर देन दे हैव मोर देन वन डायरेक्शंस विच इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल। अगर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तब इनकी डायरेक्शन जो है वो एक से ज़्यादा होंगी, जो कि मुमकिन नहीं है। उसके बाद जो है जिस तरह इसकी आप एक एग्जांपल ये क्रॉस वाले की ये भी ले सकते हैं। एक बस है उसकी वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन होगी ना, या वो लाहौर की तरफ जा रही होगी या वो कराची की तरफ जा रही होगी। ये तो नहीं एट द सेम टाइम वो लाहौर भी जा रही हो और जो है वो कराची भी जा रही हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक आदमी जो है वो ट्रेन के ऊपर गलत ट्रेन के ऊपर चढ़ा और चढ़ के जो है वो बर्थ के ऊपर जाकर लेट के सो गया। थोड़ी देर बाद जो है पिंडी से बैठा और उसने जाना पेशावर था, लेकिन कराची वाली ट्रेन जो कराची की तरफ जा रही थी उसके ऊपर बैठ गया और बर्थ पे जाके सो गया। थोड़ी देर बाद उठा, उसने नीचे वाले जो है वो पैसेंजर से पूछा कि भाई आप जो है वो किधर जा रहे हैं? तो उसने कहा कि हम तो लाहौर जा रहे हैं। तो उसने कहा अल्लाह की शान, नीचे वाले जो है वो लाहौर जा रहे हैं, ऊपर वाले पखोर जा रहे हैं। पेशावर को जो है वो पखावर भी कहते हैं, पखोर भी कहते हैं। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं होता कि एक ट्रेन एट द सेम टाइम उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन
लाहौर की तरफ भी हो और पेशावर की तरफ भी हो, तो इस ये वेलोसिटी एक वेक्टर है ना, तो एक वेक्टर की एक जगह पर एक ही डायरेक्शन होती है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, तो एक वेक्टर की एक जगह पर एक ही डायरेक्शन होगी, एक से ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि क्रॉस करेंगी तो डायरेक्शंस एक से ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 is equal to 16 microcoulomb and Q2 is equal to 4 microcoulomb are separated by a distance of 3 meter. As shown in the figure, find the spot on the line joining the two charges where the electric field is zero. दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आप वो पॉइंट ढूंढें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो देखें दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक बड़ा है, इसकी मैग्नीट्यूड 16 माइक्रोकूलम है, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा करके शो कर दिया, और एक चार्ज थोड़ा छोटा मैग्नीट्यूड का है, थोड़ी मैग्नीट्यूड का है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा सा ड्रॉ कर दिया। अब एक बल्ब बड़ा हो एक छोटा हो, तो बल्ब जो बड़ा है उसकी रोशनी ज़्यादा दूर तक फैलेगी, और जो छोटा बल्ब है उसकी रोशनी ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगी। तो इसलिए ये ज़ीरो फील्ड लोकेशन यहाँ पर इस वक्त सेंटर में नहीं है, बल्कि छोटे चार्ज के करीब है। क्यों? क्योंकि बड़े चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा दूर तक फैली हुई है और छोटे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा दूर तक नहीं फैली हुई। तो इसलिए इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये ज़ीरो। क्यों ज़ीरो हुई यहाँ पर? क्योंकि चार्ज से दूर जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, तो कम होते होते इतनी ये कम होगी कि इस पॉइंट पे इस Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और इस Q2 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर हो गई मैग्नीट्यूड के, और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हो गई, तो उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। तो हमने कहा लेट P बी अ पॉइंट बिटवीन Q1 एंड Q2 एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। अच्छा, अब हमने कहा बुक ने दिया है कि Q1 और Q2 के दरमियानी फासला 3 मीटर है। तो हमने कहा फर्ज करें Q2 से P पॉइंट का जो फासला है वो D के बराबर है, हमने उसको R2 कह दिया। R2 क्यों कहा? Q2 के लिहाज से हमने उस डिस्टेंस को R2 का नाम दिया, या D। तो Q1 पॉइंट से इस P पॉइंट का फासला कितना हो जाएगा? टोटल 3 मीटर है, ये देखें ये टोटल 3 मीटर है, ये सारा 3 मीटर है। तो 3 में से हम D को निकाल दें, ये इतना निकाल दें, तो बाकी P से लेकर Q1 तक का बच जाएगा। तो हमने कहा R1 जो कि Q1 चार्ज से P पॉइंट का फासला है वो बराबर होगा 3 माइनस डी। 3 माइनस डी क्यों लिखा? टोटल 3, इस टोटल 3 में से सिर्फ इतना निकाल दें, माइनस कर दें, तो बाकी ये सारा बच जाएगा जो मैंने नीचे शो किया ये वाला, और इसकी वैल्यू है 3 माइनस डी। अच्छा, अब हमने डाटा लिख दिया। हमने डाटा में क्या लिखा? हमने कहा Q1 इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम, ये यहाँ पर शो किया, माइक्रो 10⁻⁶ होता है। Q2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो की जगह पे 10⁻�6 लिख दिया। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस गिवन है 3 मीटर, हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से लिया, लिख दिया। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम Q1, इसको हमने R1 से लिखा, और ये 3 माइनस डी है। ये ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये 3 माइनस डी, ये हमने लिखा P पॉइंट का Q1 से फासला यहाँ से यहाँ तक 3 माइनस डी, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q2 इज इक्वल टू R2 विच इज इक्वल टू D, ये हमने लिखा हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फाइंड करना है, या आप दूसरे लफ्जों में कह लें जीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करनी है, ऐसी जगह फाइंड करनी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो हमें ये D फाइंड करना है। तो हमने कहा लेट P बी अ पॉइंट बिटवीन Q1 एंड Q2 एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। फिर हमने साथ में ये भी लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट। इस एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2, दोनों चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर वो इक्वल भी है और अपोजिट भी है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकल रही हैं और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकल रही हैं, अपोजिट हैं। तो अपोजिट होने की वजह से हमने लिखा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। हमने E1 प्लस E2 क्यों नहीं लिखा? कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हों तो एक वेक्टर को पॉजिटिव लिखते हैं, दूसरे वाले को नेगेटिव लिखते हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया A माइनस B इज इक्वल टू 0। इनका रिजल्टेंट 0 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेगेटिव का E2 उठाकर इधर ले जाएं, प्लस का E2 बन जाएगा। कल हमने फार्मूला पढ़ा था, कल या परसों, पहले लेक्चर कल पढ़ा था, E बराबर होता है KQ ओवर R स्क्वायर के।
E1 के लिए K Q1 ओवर R1 स्क्वायर लिख दिया। K को 1 का नंबर इसलिए नहीं दिया, K कांस्टेंट है। E2 के लिए लिखा हमने K Q2 ओवर R2 स्क्वायर। अब इस E1 की जगह पर K Q1 ओवर R1 स्क्वायर, E2 की जगह पर K Q2 ओवर R2 स्क्वायर लिख दिया। K से K कट गया, K की जगह पर आप 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, इधर भी और इधर भी, फिर भी वो कट जाएंगे सारे। खैर, अब हमने Q1 की वैल्यू पुट की 16 क्रॉस 10⁻⁶, ऊपर हमने लिखी थी। Q2 की वैल्यू डाटा में दी है 4 क्रॉस 10⁻�6 लिख दी। R1 ये बराबर किसके, 3 - d के, ये वाला, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया इस जगह पर 3 - d होल स्क्वायर, और R2 उसकी जगह पर d लिख दिया, तो हमने इस R2 की जगह पर d लिखा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 10⁻⁶ -6 से इधर कट गया, तो अब आगे क्या बना, यहाँ पर हमारे पास 16 ओवर 3 - d होल स्क्वायर आ गया, और इधर 4 ओवर d स्क्वायर आ गया। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। अब 16 का स्क्वायर रूट लें तो 4 आता है। 3 - d होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से घट जाएगा तो अकेला 3 - d रह जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और d स्क्वायर स्क्वायर रूट की वजह से कट जाएगा, हमारे पास d रह जाएगा। अब इस d को उठाकर इधर 4 के साथ ले आएं, और 3 - d को उठाकर इधर ऊपर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 2 को अंदर अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दें 3 से भी और d से भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको पता है 2 3 6 ये आ गया, और 2 को हमने d से मल्टीप्लाई किया तो -2d आ गया। ये माइनस का 2d उठाकर इधर ले जाएं, 4, देखें यहाँ पर ये d उठाकर हम 4 के साथ ले गए थे ना, 4d है। अब ये 4d ये, और ये वाला माइनस का 2d उठाकर इधर ले आए तो ये प्लस का 2d बन गया, इधर 6 रह गया। 4d और 2d 6d बन गया, d मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 1 मीटर आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे d की वैल्यू 1 आ गई। तो d कौन सा है, यहाँ पर फिग में देखिएगा दोबारा, d वो फासला है जो Q2 से P पॉइंट का है, तो हम कहेंगे जीरो फील्ड लोकेशन जो है वो बराबर है 1 मीटर के। हमने D1 भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, R1 जो है, तो वो जीरो फील्ड लोकेशन इस चार्ट से भी उसका फासला फाइंड कर सकते हैं। D की वैल्यू 1 है, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इस चार्ट से फासला 2 मीटर और इससे फासला 1 मीटर जो है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो हमने D ही क्यों फाइंड किया, टेक्स्ट बुक ने R1 को अलहदा से फाइंड नहीं किया, तो उसकी वजह यह है कि हम जीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं, और ये भी देखना चाहते हैं कि जीरो फील्ड लोकेशन किस चार्ज के करीब है, तो वो Q2 के करीब है, क्योंकि इसकी फील्ड कमज़ोर है तो जल्दी से ज़ीरो हो जाती है, तो इसलिए हमने Q2 के करीबी फासले को हमने फाइंड कर लिया D से, जो कि 1 मीटर के बराबर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप क्वेश्चन करेंगे। व्हाट्सअप नंबर है 033473179448। ये जो पढ़ रहे हैं आप साथ में प्रिपेयर ज़रूर करें, अपने साथ कॉपी पेंसिल डेली ज़रूर रखा करें, इसको कोशिश किया करें, नोट कर लिया करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वो मैंने आपको डायमेंशंस दी थी, मुझे याद नहीं रहा, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डायमेंशन जो है वो K और एप्सिलॉन नॉट की जो है वो अपलोड करूँगा साथ में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।